विभाग सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और अभी हमारे सहपाठी भाई अंकलेश द्विवेदी ने जैविक खेती की तुलना में परंपरागत खेती कैसे बेहतर है, इन्होंने सबको बताया कि जैविक खेती बेहतर है या परंपरागत खेती बेहतर है। इन्होंने मैं भारत के पक्ष में तर्क देना चाहता हूँ कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। आपने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये मुझे केवल एक ही शब्द समझ में आया कि जैविक खेती से उत्पाद जो उत्पन्न फसल होती है वो स्वास्थ्य के लिए बेहतर होती है। ठीक है, भारत की जनसंख्या 135 करोड़ से अधिक है। पहले हम जैविक खेती समझेंगे और परंपरागत खेती समझेंगे किसे कहते हैं। परंपरागत खेती सन 1960 से पहले जो हमारे दादा परदादा करते थे, हल कुदाल फावड़ा या गोबर का इस्तेमाल करते थे, वो एक साधारण वे में करते थे जिससे फसल का जो उत्पादन होता था वो बहुत कम होता था। सन 1960 के बाद 1967 और 67 में हरित क्रांति की नीति आई, तब एक शब्द का मतलब अधिकतर शब्द प्रयोग में आने लगा, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको बोलते हैं जैविक खेती। जैविक खेती होता क्या है, वो जैविक और ट्रेडिशनल खेती में थोड़ा सा डिफरेंस है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसमें 90% लोग ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं जिनके माता पिता खेती करते हैं, और ये चीजें भारत में संभव नहीं है कि जैविक खेती और परंपरागत खेती से हम अपनी फसल को दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ा सकें। क्योंकि भारत की अभी के तो मैं करंट डाटा तो नहीं पता है, मैंने बहुत पहले किताब में पढ़ा था कि भारत की 56% आबादी जो है कृषि पर आधारित है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा भी था कि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जो होती है वो कृषि होती है। तो क्या हम जैविक और ट्रेडिशनल खेती से हम अपने देश को कृषि प्रधान देश बना सकते हैं? तो ये कहना मतलब उचित नहीं है, क्योंकि जो जैविक खेती होती है और परंपरागत खेती होती है, मतलब अभी उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की, उसमें एक शब्द आता है, डॉक्टर सुरेंद्र सर पढ़ाए हैं, ज़्यादा तो मालूम नहीं है, लेबर इंसेंटिव टेक्निक, श्रम गहन तकनीक। श्रम गहन तकनीक में ये होता है कि मतलब मानवीय श्रम अधिक मात्रा में लगता है, और एक होता है कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक, पूंजी गहन तकनीक, जिसमें पूंजी की मात्रा अधिक होती है। ये दूसरे फॉर्मेट में बनाया गया है, लेकिन अगर जैविक खेती के बारे में जाना जाए और परंपरागत खेती के बारे में जाना जाए तो उसमें मानवीय श्रम जो होता है वो सबसे अधिक लगता है, और मानवीय श्रम सबसे अधिक लगने के बावजूद भी जो हमसे कृषि से उत्पादन जो होता है वो बहुत कम मात्रा में मिलता है। इन्होंने बोला जैविक खेती से मतलब जो फसल उत्पन्न होती है वो काफी बेहतर होती है। तो हमें ये भी तो ध्यान में रखना चाहिए कि जैविक खेती से फसल कितनी क्वांटिटी, कितनी मात्रा में उत्पन्न होती है और कितने लोगों तक वो पहुंच पाती है। क्या किसान जैविक खेती से फसल उत्पादन करेगा और वो फसल बेचेगा मार्केट में, तो क्या दूसरा किसान उस फसल को खा पाएगा? बिल्कुल नहीं। जैविक खेती और ट्रेडिशनल खेती में मतलब एक तरह से डिफरेंस तो नॉर्मल है, लेकिन जैविक आज के युग में जैविक खेती के साथ साथ रासायनिक खेती का उपयोग करना बेहद जरूरी है। लेकिन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हम न्यून मात्रा में करें। जैसे गोबर से एक खाद बनता है जिसका नाम है बर्मिंग कंपोस्ट। बर्मिंग कंपोस्ट जैसे ये होता है कि ये गोबर को एक गड्ढे में ला के रख दिए, और गड्ढे में ला के रख दिया, कुछ समय बाद वो सड़ने के बाद लोग खेत में डाल देते थे, और जिससे खेत का उगता रोग खत्म हो जाता था। लेकिन वो एक न्यून समय के लिए होता था, जो पहली फसल होती थी उसके लिए होता था। उसके बाद से बहुत सारी कंपनियां आई, एस्ट्रोजेनिका आई, जिन्होंने कई प्रकार के केमिकल का उपयोग किया, जैसे टेक्नो वगैरह खाद आई। तो हम गोबर के खाद में हम देखते हैं कि जैसे धान की बुआई होती है, तो धान की बुआई के समय हम एक चट्टी का बोरा लेते हैं और धान में पानी छिड़क के और उसके ऊपर हर शाम को पानी डालते हैं। उसी प्रकार से एस्ट्रोजेनिका एक बहुत बड़ी केमिकल कंपनी आई जिसने सिद्ध किया कि हम गोबर को डायरेक्ट फॉर्म में अगर खेती में डालते हैं वो उतना खेत की उर्वरा शक्ति नहीं बढ़ा सकता। अगर उसमें हम केमिकल की थोड़ी सी मात्रा बढ़ा दें तो हमारी फसल को दुगुना कर सकता है और हमारी खेत की उर्वरा शक्ति को एक लंबे समय तक बनाए रख सकता है। तो उन्होंने जैसे धान की खेती की जाती है वैसे उन्होंने गोबर का प्रयोग किया, और उसमें एक टेक्नो खाद और एक गुड़, जिसको मतलब ग्रामीण भाषा में खेली बोला जाता है, गन्ने से बनाई जाती है, उसका प्रयोग करके उसमें मिला दिया गोबर की खादों में, और 7 दिन तक उसको रखा वैसे ही, और वो खूब महकने लगा। जब वो सड़ गया तो उसको खेत में उन्होंने डाला। तो खेत में उन्होंने डाला तो 2 सालों तक उस खेत में उठा रोग हुआ ही नहीं और फसल दोगुनी हो गई। तो 2 साल तक उस खेत में कुछ हुआ ही नहीं, केवल उन्होंने गोबर और कुछ केमिकल की मात्रा का प्रयोग किया तो फसल दोगुनी हो गई। लेकिन अब फसल दोगुनी हो जाने के बजाय खेत की उर्वरा शक्ति जो होती है वो केमिकल की मात्रा अधिक मांगने लगती है, अगर हम जैविक के साथ साथ केमिकल का उपयोग अधिक करें तो।
तो अगर भारत के कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जनसंख्या, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या तो चाइना को भी पचा सकती है। और हंगर इंडेक्स में हमारा क्या हाल है वो आप भी जानते हैं। और सरकार फ्री राशन देती है, और फ्री राशन कहाँ से आता है? एक किसान के घर से ही आता है। तो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम ये भी नहीं कर सकते हैं जैविक और रासायनिक, जैविक और परंपरागत खेती बेहतर है या नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि अगर हमको अपनी देश की आर्थिक उन्नति के लिए कृषि प्रधान देश बनाना है तो जैविक और परंपरागत खेती के साथ साथ हमको अपनी रासायनिक खेती को, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी अधिक मात्रा में करना चाहिए, ताकि हमारे देश का जो फसल उत्पादन की कैपेसिटी है वो आगे बढ़ सके। आप मतलब एक लगभग सभी लोग किसान के घर से ही आते हैं। एक और उदाहरण देना चाहता हूँ, गेहूं की बुआई होती है तो बहुत कोई जैसे गरीब घर के होते हैं। आजकल के जमाने में गरीब कहना किसी को उचित नहीं है, क्योंकि सभी के पास 10,000 का एंड्रॉइड फोन है। पहले के समय में किसी के पास एंड्रॉइड फोन वगैरह होते भी नहीं थे। तो वो गेहूं जो पहले की फसल उग गई होती थी तो उन लोगों के पास पैसा ना होने की वजह से वो पुरानी गेहूं का ही बीज के रूप में प्रयोग करते थे। हमारे घर में एक बार हुआ था, मेरे ही कहने थे, तो वो गेहूं का प्रयोग तो कर लिया हमने, लेकिन जो हमारा गेहूं का उत्पादन हुआ पर एकड़ वो 26 कुंटल हुआ। तो हम सोचे यार 1 एकड़ में मतलब 100 डिसमिल होता है, 26 कुंटल गेहूं हुआ। तो फिर हमने फार्मा कंपनी किसी मतलब कृषि बीज भंडार से मतलब रासायनिक जो वही बीज का रिफॉर्म केमिकल का उपयोग करके उस बीज को बेहतर बना के उसका हमने प्रयोग किया। और 1 एकड़ में जब हम उस गेहूं का प्रयोग किया तो उसमें निकला 35 कुंटल। तो 24 और 35 में काफी डिफरेंस होता है। हम जैविक खेती का और ट्रेडिशनल खेती का उपयोग तो आज के जमाने में संभव ही नहीं है, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम है ही नहीं कि अपने खेत में हल, फावड़ा या कुदाल का इस्तेमाल कर सके। और भारत को कृषि प्रधान देश बनाना है तो ट्रेडिशनल खेती को तो छोड़ना नहीं, एकदम पूरा का पूरा छोड़ना होगा। ये वही लोग ट्रेडिशनल खेती को अपना सकते हैं जिनके पास खेती की न्यून मात्रा हो, और न्यून मात्रा में वो ट्रैक्टर तो खरीदने जाएंगे नहीं और रासायनिक खादों का अधिक मात्रा में उपयोग तो करेंगे ही नहीं। इससे नुकसान भी है, और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मन में केवल एक ही ख्याल आना चाहिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्धारित है। तो कृषि को कैसे बेहतर बनाया जा सके, तो कृषि को बेहतर बनाने में हम अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई तो क्रांति एक शब्द आया। क्रांति का मतलब होता है अमूलचूल परिवर्तन। क्रांति शब्द का मतलब होता है अमूलचूल परिवर्तन, की हम अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ के आगे बढ़ जाएं। तो हम अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ के आगे बढ़ने का मतलब ये है कि परंपरागत खेती को भूल जाएं। हरित क्रांति का मतलब तो यही है, क्योंकि हमें अपनी फसल को दोगुनी रफ्तार से बढ़ाना है। और फार्मिंग, परंपरागत खेती और जैविक खेती में अंतर, खेती जहाँ शब्द आ जाता है वहाँ से फसल के उत्पादन की मात्रा की बात होती है कि हम अपनी फसल को कैसे बेहतर बना सके। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी। आपने पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही इंक्लूड कर दिए। तो जो जज हैं, आप जज लोग बैठे हैं, वो निर्णय देंगे। इनका जितना भी एस्पेक्ट था वो कहीं न कहीं बहुत से व्यवहारिक इनपुट को लेके चल रहा था, ठीक है। और ऑर्गेनिक और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी के सिनेरियो के संदर्भ में देखा जाए, भारतीय कृषि के संदर्भ में देखा जाए तो कहीं न कहीं उसमें बहुत से क्वेश्चंस उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं प्रश्नों को उठाने का प्रयास आपने किया। बाकी तो जो जज लोग हैं वो उस पर मार्किंग कर रहे हैं। अब इस कड़ी में पक्ष में बोलने के लिए सांभवी पांडे